हाय एवरीवन, प्रेजेंट डिस्कशन सारे गवर्नमेंट एग्जाम इक्वली वैलिड है, सो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर दांतों का अध्ययन किया जाता है? कीमोथेरेपी, एंटोमोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी और ओडोंटोलॉजी। जो वर्ड कीमो है इसका मतलब होता है केमिकल और थेरेपी मतलब होता है उपचार। तो कीमोथेरेपी के अंदर रसायनों से उपचार कर पढ़ते हैं हम। लॉजी मतलब होता है विज्ञान या फिर अध्ययन। तो ये किस चीज़ का अध्ययन होगा? जो इसका आगे का वर्ड होगा उसका अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो एंटोमोलॉजी हो गया, एंटोमो मतलब होता है कीट पतंग, तो ये हमारा कीट पतंग का अध्ययन हो गया। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, तो ये हमारा हड्डी का अध्ययन हो गया। ओडोंटो मतलब होता है दांत या दांत से रिलेटेड, तो ओडोंटोलॉजी के अंदर हम दांत के अंदर आने वाली सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। नवजात शिशु को कौन से 3 टीके लगवाए जाते हैं? तो नवजात को DPT का टीका लगता है। डी से होता है डिप्थीरिया, P से होता है पर्टूसिस और T से होता है हमारा टिटनस। टिटनस को हम सामान्यतः लॉक जाव भी कहते हैं। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? तो हमारा तंत्रिका तंत्र है। तो लॉक जाव में क्या होता है? हमारा तंत्रिका तंत्र यानी जहाँ पर होगा वहाँ की मांसपेशी काम करना बंद हो जाता है, वो पूरी तरह लॉक हो जाता है, जकड़ जाता है। यह मुख्य रूप से मुंह और गर्दन की नेक की मांसपेशियों में होता है, जिससे हमारा मुंह खुलना भी बंद हो जाता है और खाने में काफ़ी तकलीफ होता है, यानी हमारा जबड़ा जो है वो लॉक हो जाता है पूरी तरह। परटूसी, जिसे सामान्य भाषा में वूफिंग कफ या कुकुर खांसी कहते हैं, इसमें हमारा सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होगा, पीने खाने में काफ़ी तकलीफ होगा और आगे चलकर अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो निमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। और जो हमारा डिप्थीरिया है इसमें भी सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होता है और आगे चलकर ये लकवा में परिवर्तित हो जाता है। जो DPT है इसके टोटल 5 डोज लगते हैं भारत में। फर्स्ट डोज 2 मंथ बेबी को, फिर 4 मंथ, फिर 6 मंथ पे थर्ड, 15 से 18 मंथ पे फोर्थ एंड 5 से 6 ईयर में हमारा लास्ट डोज लगता है। वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं। तो तीनों ही वायु प्रदूषक है, लेकिन मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड होगा जो एयर पॉल्यूटेंट है वायु प्रदूषण। इसमें मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है हमारा ओजोन, फिर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फिर होता है सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका नेचुरल सोर्स होता है कार्बन कंटेनिंग फ्यूल का जलना। कार्बन कंटेनिंग फ्यूल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलने से बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इनकम्प्लीट कंब्यूशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल। ये हमारा क्या करता है, शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कैरियर का काम करते हैं, यानी ये हमारे लंग्स से लेकर शरीर के सारे सेल्स, सारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को ले जाते हैं। क्योंकि अब हीमोग्लोबिन ही नहीं रहा, वो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो गया है और तो हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे हमारा हेडेक होगा, सर दर्द होगा, थकान होगा, फैटिगनेस आएगा, डिजीनेस आएगा, सर घूमेगा। और इसी तरह ऑक्सीजन हमारे शरीर को ना मिलता रहे, यानी CO के हम ज़्यादा प्रेजेंस में रहेंगे तो आगे चलकर डेथ भी हो जाता है पर्सन का। जो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसका अगर हम सोर्स का बात करें तो नेचुरल सोर्स इसका होता है ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएँ, और मैनमेड से यानी मानव निर्मित इसका जो सोर्स होता है वो होता है हमारा कोयला का जलना। इन सब से काफ़ी मात्रा में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इससे क्या होता है, तो आंखों में जलन, गले में जलन, नाक में जलन वगैरह होता है। पर मेनली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एसिडिक रेन में जब SO2 ऊपर जाता है तो वो H2O के साथ अभिक्रिया कर कर H2SO4 बनाता है और H2SO4 जो है एसिडिक रेन का मेन कॉज है, मेन एसिड है। जब भी रेन में pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम एसिडिक रेन कहते हैं। समान रूप से वर्षा थोड़ा सा अम्लीय ही होता है, क्योंकि जब बादलों से बारिश गिरता है तो वो CO2 जो रास्ते में मौजूद होता है उसके साथ अभिक्रिया कर कर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, यानी CO2 प्लस H2O HCO3। इस अम्ल के प्रेजेंस के कारण ही वर्षा का जल थोड़ा सा अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा नींबू। जो वर्ड साइट्रिक है, साइट्रिक का मतलब ही होता है खट्टा, तो ये खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया। इमली में टर्टरिक एसिड पाया जाएगा, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाएगा और जबकि सेब में हमारा मैलिक एसिड पाया जाएगा। पुरानी किताबों का कागज़ पूरा पीला, ये पीला हो जाएगा, ठीक है। ये पीला किस कारण से हो जाता है? लगातार उपयोग से
धूल जम जाने से, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से, ये करेक्ट आंसर है। सेलुलोज का ऑक्सीकरण, जो भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर कोई भी चीज़ ऑक्सीकरण हो जाता है। बाज़ारों में उपलब्ध कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता है कार्बनिक यौगिक, एंटीबायोटिक, हर्बिसाइड, स्टेरॉयड हार्मोन। तो ये करेक्ट आंसर है। उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पाया जाता है। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स हैं, बर्थ कंट्रोल पाइल्स यानी गर्भ निरोधक दवा, ये काम कैसा करते हैं? तो जो अंडाणु होता है जिसे हम एक कहते हैं, और स्पर्म जिस शुक्राणु होता है उसको मिलने से रोकता है। तो ऐसा करने के लिए वो एग्स का ओवुलेशन यानी एग्स निकलने की जो प्रक्रिया उसे ओवुलेशन कहते हैं, तो ओवुलेशन को ही बंद कर देता है। महिलाओं में जो फीमेल्स है उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन 2 सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं, जबकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन एक ही सेक्सुअल हार्मोन पाया जाता है। इनके सेक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, इनके फ्लो को कंट्रोल करता है। तो जो इस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कुछ मात्रा शरीर में उपलब्ध रहता है, पर जब हम बाहर से पाइल्स लेते हैं तो इसका मात्रा बढ़ जाता है, क्योंकि पाइल्स में भी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ही रहता है। तो इसका मात्रा बढ़ जाने से क्या होगा? ओवुलेशन को वो रोक देगा, ओवुलेशन होने नहीं देगा। और ओवुलेशन कब होता है? तो नेक्स्ट जो पीरियड का डेट होता है उससे 14 डेज पहले। तो ओवुलेशन को वो पूरी तरह से रोक देता है, जिससे कि एग बाहर नहीं आ पाता है और शुक्राणु यानी स्पर्म के साथ मिल नहीं पाता है, और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन को वो इस तरह से रोक देता है। काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल है प्रोपाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल। तो मिथाइल अल्कोहल करेक्ट आंसर है, CH3OH। मिथाइल अल्कोहल को ही हम वुड स्पिरिट या फिर कास्ट स्पिरिट कहते हैं, जो कि कास्ट के आसवन से बनता है। लास्ट वीडियो में मैंने मिथाइल और इथाइल अल्कोहल को काफ़ी डिटेल में कवर किया है, तो लेक्चर 3 आप देखिएगा, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। और जो हमारा ग्लिसरॉल है इसे ग्लिसरीन भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C3H8O3। इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है दो H यहाँ रहेंगे, एक H यहाँ, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ OH, यानी इसमें 3 OH रहता है ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल का मेन काम क्या होता है? तो इसमें नमी बनाने की क्षमता होती है, तो इसी कारण इसका यूज क्या करते हैं हम? आइज ड्रॉप में करते हैं, क्योंकि आंखों में ये नमी बनाए रखता है, जिससे कि आंखों में जलन नहीं होता है। इसके अलावा हेयर लोशन सब में भी करते हैं, क्योंकि ये हमारे स्काल्प पे नमी बना के रखेगा और डैंड्रफ को आने नहीं देगा जल्दी। इसके साथ साथ हम सनस्क्रीन में या फिर इसकी स्किन लोशन में भी इसी का यूज करते हैं, क्योंकि ये नमी बनाए रखता है, जिससे स्किन फटता नहीं है। इसके अलावा ब्लड बैंक में हम RCB को प्रिजर्व करने के लिए, RCB को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई ऐसा सीन फिल्माना है जिसमें लंबे समय तक हमें गीला रखना है, यानी हमें नमी रखना है, तो वहाँ पर भी ग्लिसरॉल इस्तेमाल किया जाता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो ब्रोमीन करेक्ट आंसर होगा। ये सारे के सारे ग्रुप 7 के मेंबर हैं, ग्रुप 17 के मेंबर हैं, जिन्हें हैलोजन फैमिली कहते हैं। ये होता है फ्लोरीन, फिल, कल, बाहर, आई, आंटी। तो जो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनियम, ये दोनों हमारे गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और ये दोनों सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। यानी हैलोजन्स गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों स्टेट में पाया जाता है। ब्रोमीन जो है एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है, अधातु है, जो कि द्रव अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में रहता है। आयोडीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है, अधातु है, जिसमें धात्विक चमक पाया जाता है। जो एस्टेनियम है ये रेडियो एक्टिव होता है। इसके अलावा फ्लोरीन है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है। ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है कि ये इनर्ट गैस यानी नोबल गैस के साथ भी अभिक्रिया कर जाता है। नोबल गैस समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है, क्योंकि इनका आउटर ऑर्बिट में कम्प्लीटली पैक होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, लेकिन फ्लोरीन के साथ ही ये रिएक्शन कर जाती है। जो क्लोरीन है हमारा पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा हमारा क्लोरीन का होता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? जब भी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के अंदर आएगा, यानी क्लोरीन के अंदर आएगा, तो इसके आने से जो एनर्जी निकलेगा उसे ही हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं।
इसके अलावा जो हमारा हैलोजेंस है इसका स्थान पीरियोडिक टेबल में ठीक नोबल गैस के लेफ्ट साइड होता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। डायनोमो कौन सा काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। डायनेमो जनरली हम बचपन में देखे होंगे, साइकिल में लगा होता था और साइकिल को जब हम अपनी मसल से घुमाते थे उसके पैडल को, तो वो घूमता था और हमें विद्युत ऊर्जा देता है। यानी कि हमने उस पर यांत्रिकी बल लगाया, अपने पैर से मसल से बल लगाया जिससे वो विद्युत दिया, तो इसने यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया। पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? असमंजक बल का अभाव, पृष्ठीय तनाव, आपस में नहीं मिल सकना, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन इसका करेक्ट आंसर होगा। सरफेस टेंशन एक ऐसा विशेष प्रकार का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण जितने भी लिक्विड है, जितने भी द्रव है, वो अपना बाहरी सरफेस यानी एक्सटर्नल सरफेस एरिया को कम से कम रखना चाहेंगे। तो जो जल होता है, जल हमेशा गोलाकार ही होता है, यानी बॉल की तरह गोल होता है, कभी वो क्यूब की शेप में नहीं होता है, क्योंकि क्यूब का शेप में होने पर इसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम कब होगा? जब वो गोला के रूप में होगा। इसी कारण जो जल की बूंदें होता है उनका शेप गोलाकार होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन करेक्ट आंसर है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके चाल में परिवर्तन होता है, वो दूसरे माध्यम में मुड़ जाता है, तो चाल परिवर्तित हो जाता है, जबकि उसका फ्रीक्वेंसी और फेज नहीं बदलता। तो ठीक ऐसे ही जब भी स्टार से लाइट आता है धरती तक, तो वह वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, तो सारे परत पर ही उसका चाल परिवर्तित होता है, वो मुड़ने लगता है, और जिसके कारण चाल में परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाता हुआ महसूस होता है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या होता है? वेग समय इक्वेशन को हम देखते हैं, जो कि काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, v बराबर u प्लस at। अगर u 0 हो जाता है तो v बराबर at हो जाता है, और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। ये हमारा v है और ये हमारा t है। x एक्सिस में टाइम को लेंगे, y एक्सिस में v को लेते हैं, और ये जो स्लोप है ये हमारा त्वरण देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट पर निकालना चाहें कि त्वरण क्या है, सपोज ये 4 है 2 है, तो हमारा जो स्लोप है वो होता है y इक्वल टू m/x, और यहाँ पर हमारा y है यानी v 4 और हमारा x यानी t 2 है, तो हमारा त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी समय वेग ग्राफ का ढलान, जो ये ढलान है, स्लोप है, वो हमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण देता है। ओम के नियम से पता चलता है चाल, प्रतिरोध, चुंबकत्व, उष्मा। तो प्रतिरोध करेक्ट आंसर है। ओम का इक्वेशन है v इक्वल टू IR, और I जिसे रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम ही होता है। ओम को हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोध समान रूप से जो बाजार में उपलब्ध होता है उसे 10 ओम, 20 ओम, 10 किलो ओम इस प्रकार से लिखा होता है। तो प्रतिरोध करेक्ट आंसर है इसका। प्रकाश को भिन्न भिन्न वर्णों में विभक्त करने के लिए उसे किससे गुजारना पड़ेगा? कांच की सिल्ली, दर्पण, लेंस, प्रिज्म। तो प्रिज्म करेक्ट आंसर है। हमने बचपन में भी पढ़ रखा है, जब कभी प्रकाश हमारा प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 वर्णों में टूट जाता है। सबसे नीचे हमारा वायलेट होता है, विग्योर होता है, VIBGYOR, यानी वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसे हिंदी में हम बैनी आपिनाला भी कहते हैं। यानी बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, ऑरेंज, और ये नारंगी, और ये लाल, रेड। न्यूटन के किस नियम से संवेग परिवर्तन का दर मिलता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो सेकंड, द्वितीय नियम करेक्ट है। जो संवेग होता है ये इसको p से इंडिकेट करते हैं, और ये द्रव्यमान यानी मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम कहता है, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसका चाल में जो भी परिवर्तन आएगा, यानी जो भी उसके संवेग में परिवर्तन आएगा, उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो हमने यहाँ पर F फोर्स लगाया,
और इसका यहाँ पर हमारा संवेग हो जाएगा P1 इक्वल टू mv1 एंड यहाँ पर हो जाएगा P2 इक्वल टू mv2। तो संवेग में परिवर्तन का दर क्या होगा, P1 माइनस P2 बाई टी, यानी mv1 माइनस mv2 बाई टी। और m कॉमन लेंगे तो v1 माइनस v2 बाई टी हो जाएगा, और v1 माइनस v2 बाई टी को ही हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से हमें फेमस इक्वेशन निकल के आता है F इक्वल टू मास, और इसके स्थान पे हम a रख देंगे, मास इंटू ए। ये हमारा फेमस इक्वेशन यहाँ से निकल के आता है। जब कभी हमारा F 0 होगा तो त्वरण भी 0 हो जाता है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि अगर किसी वस्तु पे बल नहीं लगे तो उस पर त्वरण भी कार्य नहीं करेगा, और अगर किसी वस्तु पर त्वरण कार्य करता है तो उस पर बल भी लगता है। यहाँ से ये भी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ ये पूछा जाता है कि मास क्या कभी 0 हो सकता है, तो ये कभी भी 0 नहीं होता है। मास क्या होता है, जिस पदार्थ से हम बने होते हैं वही हमारा मास होता है। तो मास कहीं भी बदलता नहीं है, जबकि वेट हमारा बदल जाता है। वेट हमारा पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल पे डिपेंड करता है। वेट इक्वल टू मास गुना जी यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और मास हमारा वेट जीरो कब होगा, पृथ्वी के केंद्र पे, जहाँ पर भी हमारा जी 0 हो जाए। तो पृथ्वी का जो भी केंद्र होता है यहाँ पर जी 0 होता है, क्योंकि इसको चारों तरफ से समान बल से अट्रैक्ट किया जाता है, इसीलिए इसका जी 0 हो जाता है केंद्र पर। तो वेट हमेशा धरती के केंद्र या फिर किसी भी ग्रह के केंद्र पर 0 ही होता है। उसके अलावा जो प्रथम नियम है, इससे बल का परिभाषा और इनर्शिया यानी जड़त्व का परिभाषा मिलता है। जबकि बल का माप जो हमने अभी बताया F इक्वल टू ma, वो सेकेंड नियम से निकलता है। बल का माप से मतलब है कितना बल है, मतलब 5 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है, वो द्वितीय नियम से निकलता है। यदि कोई लेंस का क्षमता 0.5 डायोप्टर है तो उसका फोकस होगा, जो लेंस का क्षमता होता है इसे डायोप्टर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/f। अगर हम इसे इधर ले जाएंगे और p को इधर लाएंगे तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा f इक्वल टू 1/p, और p का वैल्यू ही 0.5 डायोप्टर दिया हुआ है, यानी 1/0.5। तो f हमारा हो जाएगा 10/5 यानी 2 मीटर। तो f तो 2 मीटर हो जाएगा, लेकिन ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस, ये कैसे पता चलेगा। तो जो भी हमारी उत्तल लेंस है इसकी क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस का क्षमता हमेशा ऋणात्मक होता है। यहाँ पर प्लस था तो ये ऑप्शन ए सही होगा, 2 मीटर उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं और अवतल को कनकेव मिरर कहते हैं। समुद्री दूरी किसमें मापी जाती है, तो नॉटिकल मील ही करेक्ट आंसर होगा। एक नॉटिकल मील में करीब 1.85 किलोमीटर होता है। परिपथ में धारा की उपस्थिति युक्ति से मापी जाती है, तो किस युक्ति से मापी जाती है, तो गैल्वेनोमीटर करेक्ट आंसर होगा। वोल्टमीटर से हम वोल्टेज मापते हैं, कितने वोल्ट का वोल्टेज है, 220 वोल्ट का है या 200 वोल्ट का है, ये सब वोल्टमीटर से मापा जाता है। और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल परिपथ में लगाया जाता है। जबकि अमीटर से हम करंट मापते हैं कि करंट का माप कितना है, 2 एम्पियर का है कि 5 एम्पियर का है, इस प्रकार से करंट कितना मात्रा का है वो हम मापेंगे अमीटर से। और एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं यानी श्रेणी में लगाते हैं परिपथ में। जबकि गैल्वेनोमीटर से हम करंट मापते हैं किसी परिपथ से करंट का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये बैटरी है और यहाँ से एक बल्ब जल रहा है, अगर हमें करंट मापना होगा तो हम सीरीज में यहाँ पर अमीटर लगा देंगे। वोल्टेज मापना होगा तो यहाँ पे पैरेलल हम वोल्टमीटर लगाएंगे बल्ब के। हाइड्रोलिक प्रेस किसका उपयोग करता है, पास्कल के नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत, बॉयल्स का नियम। तो ऑप्शन ए ही पास्कल का नियम करेक्ट होगा। टिंचर आयोडीन है, आयोडीन का घोल। टिंचर आयोडीन है, आयोडीन का घोल किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जल के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जो टिंचर आयोडीन है इसे हम विक आयोडीन भी कहते हैं। ये समान रूप से आयोडीन और पोटेशियम आयोडीन का घोल होता है।
क्योंकि ये दोनों ठोस है तो इसको घोल बनाने के लिए इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल C2H5OH के साथ मिलाया जाता है। तो टिंचर आयोडीन सामान्य रूप से आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड और इथेनॉल का घोल होता है। इसका उपयोग क्या होता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में, क्योंकि यह एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी ये बैक्टीरिया को नाश कर सकता है। तो जब कभी हमें साधारण रूप से कट हो जाता है या फिर घाव हो जाता है तो वहाँ पर हम टिंचर आयोडीन से उसे साफ़ करते हैं, उसे धोते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ऑपरेशन से पहले ऑपरेटिव सरफेस को, यानी जहाँ पर ऑपरेशन करना है, उसे भी टिंचर आयोडीन से साफ़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्बनिक यौगिक का गंध फलों के जैसा होता है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, एस्टर या ईथर? तो एस्टर करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछता है कि फलों से किसके जैसा गंध आता है, तो एस्टर। सिल्वर के किस लवण का प्रयोग फोटोग्राफी फिल्म के निर्माण में किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट? तो सिल्वर ब्रोमाइड करेक्ट आंसर होगा। AgBr। AgBr जो होता है ये फोटोसेंसिटिव यानी लाइट को सेंस करता है। जब भी हमारी ये फिल्म जो होता है जो ब्लैक कलर का होता है, इस पर हम AgBr का परत चढ़ा देते हैं। और जब कभी भी फ्लैश कैमरे का जो फ्लैश लाइट किसी वस्तु से टकरा कर जब इस रील पे पड़ता है तो वो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे वहाँ पर एक फ़ोटो जैसा जनरेट हो जाता है। 6.5 से 7.5 के बीच pH होने पर मृदा कहलाएगा क्षारीय मृदा, मध्यम मृदा, अम्लीय मृदा, उपयुक्त सभी? तो मध्यम मृदा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण पाए जा रहे हैं। जब भी मृदा क्षारीय हो जाएगा तो उसको सुधारने के लिए उसमें हम अम्ल मिलाएंगे, और अम्ल में क्या मिलाएंगे? जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। और जब भी जो मृदा है वो अम्लीय हो जाता है तो उसमें हम क्या मिला देते हैं? क्षार यानी बेस मिला देते हैं। तो हम जनरली चूना या फिर चूना का कोई भी फॉर्म मिलाते हैं, या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, या इसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, या फिर हम चूना पत्थर CaCO3 भी मिला देते हैं। तो ये एसिडिक नेचर से क्षारीय एसिडिक नेचर सुधर जाता है, क्योंकि एसिड प्लस बेस जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल बनाता है, नमक बनाता है। इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूब में क्या प्रयोग किया जाता है? जिनॉन गैस, हीलियम गैस, आर्गन गैस, नियॉन गैस? तो नियॉन गैस करेक्ट आंसर होगा। जो नियॉन गैस होता है इससे रेड कलर का लाइट निकलता है, यानी रेडिश कलर का लाइट निकलता है। जो नियॉन लैंप होता है वो कुछ इस प्रकार का लैंप होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव, एक को हम पॉजिटिव से और एक को हम निगेटिव प्लेट से जोड़ देते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने पर और साथ साथ यहाँ पर हम इसमें नियॉन गैस भर देते हैं। जो हमारे पास बोर इक्वेशन था, बोर्स का इक्वेशन से पता है कि जब कभी इलेक्ट्रॉन उसमें ऊर्जा का ग्रहण करते हैं तो वो आंतरिक कक्ष से बाहरी कक्ष में उछल कर चली जाती है और यहाँ से एनर्जी निकलता है। तो ठीक इसी प्रिंसिपल का यूज हम नियॉन लैंप में करते हैं। जब कभी हम इसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर इस प्लेट की ओर जाता है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर जाता है, तो इस बीच रास्ते में वो नियॉन गैस से टकराता है। तो नियॉन गैस इससे ऊर्जा प्राप्त करती है और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जंप करती हैं और इससे यहाँ पर एनर्जी निकलता है, और ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकलता है। यहाँ से हमें रेड लाइट या रेडिश कलर का लाइट मिलता है। तो इसीलिए नियॉन का यूज हम नियॉन साइन में करते हैं। नियॉन साइन क्या होता है? इससे रेड कलर का लाइट निकलता है, और ये रेड कलर का लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, इसलिए इसे हवाई अड्डों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कोहरा में भी वो दिख जाता है। इसके साथ साथ टेस्टर में या फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो लाल रंग की बत्ती जलती है वो भी नियॉन गैस का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो भी विज्ञापन होता है या फिर एडवर्टाइजमेंट में भी नियॉन गैस यूज में लाया जाता है। कौन सा रुधिर वर्ग यूनिवर्सल डोनर यानी सबको देने लायक होता है? तो वो जो होता है इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। AB एंड O ये किसी से ग्रहण कर सकता है, और O, AB और O किसी को ये ब्लड डोनेट कर सकता है। भारतीय विज्ञान सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो लखनऊ करेक्ट आंसर है।
पौधे में जाइलम का परिवहन के लिए उत्तरदायी है, पौधे में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो फ्लोएम से हमारा भोजन का परिवहन होता है, पत्तों से ये पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाता है। और जो जाइलम होता है इससे जल और खनिज लवण जड़ से ये पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।